नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सब बचपन से ये सुनते आए हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में जय जवान जय किसान जैसे नारे बहुत मशहूर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के पंजाब जैसे राज्यों में कई गांव ऐसे हैं जहां के परिवारों में अब एक भी पुरुष नहीं बचा है, क्योंकि कर्ज की वजह से इन परिवारों के सभी पुरुष किसान आत्महत्या कर चुके हैं और अब लोग इन गांवों को विधवाओं का गांव कहकर बुलाते हैं। पंजाब में किसानों द्वारा की जाने वाली कुल आत्महत्याओं में से 97% मालवा के इलाके में होती हैं। जब हमें इन गांवों के बारे में पता चला तो हमने जी न्यूज की रिपोर्टिंग टीम को मालवा के इन्हीं गांवों में भेजा और आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि हमारे रिपोर्टर ने उन गांवों में जाकर क्या देखा। हकीकत यह है कि भारत में एक किसान जीते जी सिर्फ एक वोट बनकर रह जाता है और मरने के बाद वो सिर्फ मुआवजे वाली एक सरकारी फाइल में बदल जाता है। इसके बाद हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या देश के प्रति आपका कर्तव्य और आपका समर्पण भी पैटर्निटी लीव पर जा सकता है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली की पैटर्निटी लीव मंजूर हो गई है और वो दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज को बीच में छोड़कर भारत लौट आएंगे और अपनी पहली संतान के जन्म के गवाह बनेंगे। समय अब बदल चुका है और अब लोगों ने अपने पेशे और परिवार के बीच संतुलन साधना सीख लिया है। लेकिन आज हम आपको उन लोगों की कहानियां भी दिखाएंगे जिन्होंने हमेशा देश को पैटर्निटी लीव से ऊपर रखा। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज एलन बॉर्डर भारत के साथ टेस्ट मैच खेलने की वजह से अपनी बेटी के जन्म के गवाह नहीं बन पाए थे। सुनील गावस्कर न्यूजीलैंड में मैच खेल रहे थे और वो अपने नवजात बेटे का चेहरा 2.5 महीने के बाद देख पाए। देश के लिए बलिदान देने वाले कुछ सैनिक तो ऐसे भी हैं जो अपनी संतान के जन्म के समय सरहद पर थे और वो अपने बच्चों को पहली बार देखने से पहले ही शहीद हो गए। इन तमाम कहानियों को आधार बनाकर हम देशभक्ति वर्सेस पैटर्निटी लीव का एक विश्लेषण करेंगे। लेकिन हम ये भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि विराट कोहली ने कुछ भी गलत नहीं किया है और हम उनकी आलोचना भी नहीं कर रहे। वो एक महान खिलाड़ी हैं और वो ये बात अच्छी तरह से समझते हैं कि उन्हें अपने पेशे, अपने देश और अपने परिवार के बीच संतुलन कैसे बैठाना है। हम सिर्फ आज आपको सोचने के लिए एक विचार दे रहे हैं। और आखिर में हम आपको उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के गांव में लेकर चलेंगे, जहां बेटियों को सम्मान देने के लिए एक शानदार मुहिम शुरू हुई है। इस गांव के घरों के बाहर लगने वाली नेम प्लेट्स में अब घर के बेटों की जगह बेटियों के नाम लिखे जा रहे हैं। यानी अब इस गांव में बेटियों को भी घर के मुखिया का दर्जा दिया जाने लगा है। ये मुजफ्फरनगर से आई रोशनी की वो किरण है जिसके सामने मोमबत्ती गैंग की झूठी रोशनी फीकी पड़ जाएगी। लेकिन सबसे पहले आज के तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। कॉमेडियन भारती सिंह को ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज गिरफ्तार कर लिया। कल कोर्ट में भारती की पेशी होगी। भारती ने ड्रग्स लेने की बात मान ली है। भारती सिंह के पति हर्ष लिम्बाचिया से भी एनसीबी पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक अगले 2 दिन में कई और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। एनसीबी की टीम ने आज सुबह भारती के घर पर छापा मारा। इस छापेमारी में भारती के फ्लैट से 86.5 ग्राम गांजा मिला, जिसके बाद एनसीबी ने भारती को दफ्तर समन किया और 3 घंटे पूछताछ के बाद भारती को गिरफ्तार कर लिया। ड्रग पेडलर के मोबाइल से मिली जानकारी के आधार पर भारती को गिरफ्तार किया गया है। नगरोटा एनकाउंटर में मारे गए जैश ए मोहम्मद के आतंकी पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे। ये पाकिस्तानी हैंडलर आतंकी मसूद अजहर का भाई रऊफ अजहर है। आतंकियों से बरामद डिजिटल मोबाइल रेडियो सेट से इस बात का खुलासा हुआ है। पाकिस्तान में बने इस डिजिटल मोबाइल रेडियो में जांच एजेंसियों को आतंकियों और उनके हैंडलर्स के बीच हुई बातचीत के सबूत मिले हैं। बातचीत में हैंडलर आतंकियों से पहुंचने के बारे में पूछ रहे हैं। आतंकियों और हैंडलर के ये सारे संदेश रात 2 बजे के आसपास रिकॉर्ड हुए हैं। 19 नवंबर को जम्मू के नागरोटा में हुए एनकाउंटर में 4 आतंकी मारे गए थे। खुफिया सूत्रों के मुताबिक हैंडलर रऊफ अजहर पाकिस्तान पिछले 1 हफ्ते से पाकिस्तान के शकरगढ़ पोस्ट इलाके में देखा गया। वहीं जैश के 4 आतंकी जिस ट्रक में सवार थे, उस ट्रक ने जम्मू के सांबा जिले के सरो टोल प्लाजा को सुबह 3:42 पर क्रॉस किया था। सीसीटीवी फुटेज में ट्रक ड्राइवर टोल पर दिखाई दे रहा है। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर तमिलनाडु पहुंच गए हैं। चेन्नई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। अमित शाह कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। अमित शाह पूर्व मुख्यमंत्री एमजीआर और जयललिता को श्रद्धांजलि भी देंगे। अमित शाह ने एआईएडीएमके और बीजेपी ने राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में साथ मिलकर लड़ने का ऐलान किया है। बीजेपी और एआईएडीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई.के. पलानीस्वामी, उप मुख्यमंत्री और अमित शाह ने बैठक की। तमिलनाडु ने जिस तरह से विकास किया था
मुझे भरोसा है कि पलानीस्वामी जी के नेतृत्व में तमिलनाडु इसी रास्ते पर आगे बढ़कर देश का सबसे अच्छा राज्य बन सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार तेज हो रही है। टेस्टिंग का आंकड़ा 13 करोड़ को पार कर गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 10 दिनों में जांच में आई तेजी के चलते देश में टेस्टिंग का आंकड़ा 13.06 करोड़ तक पहुंच गया है। वहीं जी न्यूज से बातचीत में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि देश के 80% लोग कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। उनके मुताबिक कोरोना की वैक्सीन अगले साल मार्च तक लोगों के पास पहुंच जाएगी। और हमें लापरवाही तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आज भी ये सही बात है कि 80% से भी ज्यादा लोग आज भी हम वायरस की चपेट में आ सकते हैं। इसलिए इस वायरस को सीरियसली लीजिए। ये वायरस जो है एक ही बारी नहीं आ रहा। हम ये भी देख रहे हैं कि जिनको पहले एक बारी हो जाता है उसको बाद भी आता है। ये पक्की बात है। वहीं देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 90,50,597 हो गई है। देश में मरीजों के ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट 93.67% है। हम सब बचपन से ये सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि भारत किसानों का देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। अब तक तो ये आपको रट चुका होगा। और जितनी कद्र सेना के जवानों की होनी चाहिए, उतना ही सम्मान देश के किसानों का भी होना चाहिए। और शायद यही सोचते हुए पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। ये भी आपने नारा अक्सर सुना होगा, पढ़ा होगा, और पढ़कर शायद आप भूल भी गए होंगे। और आपने कभी ये सोचने की कोशिश भी नहीं की होगी कि जय जवान जय किसान का नारा किस सोच के साथ दिया गया होगा और इसके पीछे क्या सोच है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के 52% किसान परिवार कर्ज में डूबे हुए हैं। सोचिए, 52% किसान परिवार कर्जे में डूबे हैं, यानी आधे परिवार। यहां तक कि फिल्मों और कहानियों में पंजाब के जिन किसानों को सबसे खुशहाल किसान के रूप में दिखाया जाता है, जब आप फिल्मों में देखते हैं हरे हरे लहलहाते हुए खेत, शानदार लाइफस्टाइल, बड़े बड़े ट्रैक्टर्स, उन किसानों के पास भी अब आत्महत्या के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। देश भर में जितना अनाज उगाया जाता है उसमें पंजाब की हिस्सेदारी 12% से भी ज्यादा है। लेकिन अब पंजाब के कई गांव ऐसे हैं जहां किसी भी परिवार में एक भी पुरुष नहीं बचा है। इन गांवों में जितने भी घर हैं उनमें रहने वाले सभी पुरुष कर्ज की वजह से आत्महत्या कर चुके हैं। और अब लोग इन गांवों को विधवाओं का गांव कहते हैं। ये जो किसान हैं जिन्होंने आत्महत्या की है, या ये जो परिवार हैं, ये कोई फिल्म स्टार नहीं है, ये बहुत बड़े प्रभावशाली लोग नहीं हैं। इनके पास इतना बूता नहीं कि ये सारे चैनल्स पर अपने बारे में डिबेट करवा सकें। इनके बारे में कोई पत्रकार बात नहीं करना चाहता। इनके बारे में किसी अदालत में कोई सुनवाई नहीं होती। इनके बारे में कोई हैशटैग ट्रेंड नहीं करता। इसलिए ये बीड़ा आज हमने उठाया है, क्योंकि इस देश में 135 करोड़ लोग हैं। वो सारे लोग पैसे वाले सामर्थ्य लोग नहीं हो सकते। वो सारे लोग फिल्मी सेलिब्रिटीज नहीं हो सकते। वो सारे लोग बहुत इन्फ्लुएंशियल नहीं हो सकते। सबके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बड़े बड़े वकील अपने साथ लेकर अपना केस लड़ सके। इसलिए इन किसानों और इनके परिवारों की आवाज और कौन उठाएगा अगर जी न्यूज ने नहीं उठाई तो। इसलिए ये जिम्मेदारी समझते हुए जब हमें इन गांवों के बारे में पता चला तो हमने जी न्यूज की रिपोर्टिंग टीम को इन गांवों में भेजा। हमारे रिपोर्टर ने उन गांवों में जाकर क्या देखा, क्योंकि जब आप ये सब देखेंगे तो आपकी आंखें भी भर आएंगी और आप सोचेंगे कि आप लोग कितने किस्मत वाले हैं। पंजाब में पिछले 10 वर्षों में 3,500 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं और इनमें से 97% आत्महत्याएं पंजाब के मालवा इलाके में हुई हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि मालवा के जिन खेतों में किसान किसी जमाने में कपास, गेहूं और धान उगाया करते थे, वही खेत अब इन किसानों के कब्रिस्तानों में बदलने लगे हैं। हैरानी की बात यह है कि ये सारी बातें मीडिया में नहीं आती, इनके बारे में कोई बात नहीं करता और दिल्ली तक और बड़े बड़े शहरों तक ये कहानियां कभी पहुंचती नहीं। ये सारी कहानियां इन किसानों के खेतों में दफन होकर रह जाती हैं। पंजाब सरकार केंद्र सरकार के नए कृषि बिल का विरोध तो कर रही है, लेकिन सच ये है कि पंजाब की सरकार खुद किसानों को उनका हक देने में बुरी तरह से असफल रही है।
कई बार किसानों को उनकी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम दामों पर बेचनी पड़ती है। इसका नतीजा यह होता है कि किसान कर्ज चुकाना तो दूर, अपनी लागत तक वसूल नहीं पाता। इसी वजह से पंजाब किसानों की आत्महत्या का अब नया केंद्र बन गया है। वर्ष 2019 में भारत में 10,281 किसानों ने आत्महत्या की थी और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कर्ज था। भारत में हर साल कुल जितने लोग आत्महत्या करते हैं उनमें से 8% किसान होते हैं। भारत में किसानों के जो परिवार कर्ज में डूबे हैं उन पर औसतन 1,10,000 रुपए का कर्ज है। सुनने में यह रकम शायद आपको बहुत छोटी लग रही होगी, लेकिन जो किसान साल भर अपने खेतों में फसल के उगने का इंतजार करता है और फिर उसे मामूली से मुनाफे पर बाजार में बेचता है, उसके लिए घर चलाने के साथ साथ अपने इस कर्ज की किश्तें चुकाना बहुत मुश्किल हो जाता है और कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि किसान के पास आत्महत्या के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। हकीकत यह है कि भारत में एक किसान जीते जी सिर्फ एक वोट बनकर रह जाता है और मरने के बाद वो सिर्फ मुआवजे की एक सरकारी फाइल में तब्दील हो जाता है। जिस चौखट पर कभी गेहूं और धान की कटी हुई फसल बरकत का इशारा लाया करती थी, तो उस चौखट पर अब उदासी भरी सांझ रहती है। ये पंजाब के मानसा के कोट धर्म गांव में किसान नाजर सिंह का घर है, जहां अब नाजर सिंह की सिर्फ यादें बाकी हैं। जिस पेड़ के नीचे नाजर सिंह ने कभी अपने बेटे राम सिंह को किसानी के गुर सिखाए थे, पहले नाजर सिंह ने उसी पेड़ पर फांसी लगाकर जान दे दी और फिर इसी साल उनके बेटे राम सिंह ने भी सल्फास की गोलियां खा ली। दोनों पीढ़ियां सिर्फ इसलिए खत्म हो गईं क्योंकि इस परिवार ने किसानी करने के लिए जो 4 लाख रुपए का कर्ज लिया था, ये परिवार उसे चुकाने की स्थिति में नहीं था। हाँ जी, परेशान रहना सी, बस यही करी जांदा, मैं कर्जा कित्थों लाऊंगा, किवें करूंगा, ना कोई मैनूं नौकरी मिलदी है, किसी ने सुनी नहीं। बस पेंशन तो 700 रुपये आउंदा। हाँ जी, हाँ जी, बस उसे नाल ही घर दा गुजारा चली। नाजर सिंह की पत्नी की नजरें अब एक टक उसी पेड़ को देखती रहती हैं जिस पर लटक कर नाजर सिंह ने अपनी जान दी थी। ये वाकया 1 सितंबर 2011 का है और आज भी नाजर सिंह की पत्नी और बेटी उस दिन को याद करके रुआंसी हो उठती हैं। 4 लाख रुपए के कर्ज ने पहले पिता को आत्महत्या के लिए मजबूर किया। घर का एक हिस्सा बेचने के बाद भी परिवार 2-2.5 लाख रुपए ही जुटा पाया। नाजर सिंह के बेटे राम सिंह ने अपने पिता की कर्ज की किश्तें चुकाने की भरसक कोशिश की, लेकिन ब्याज बढ़ता गया, मूलधन वहीं का वहीं रहा और राम सिंह ने भी उसी दहलीज पर जान दे दी जिससे वो और उनके पिता खुशियों के अंदर आने का इंतजार ताउम्र करते रहे। किसी शख्स ने बहुत अरसे पहले एक बड़ी बात कही थी कि घने दरख्त के नीचे सुला के छोड़ गया। अजीब शख्स था, सपने दिखा के छोड़ गया। ये उजड़ा घर उसी एक की निशानी है जो अपने नाम की तख्ती लगा के छोड़ गया। कोट धर्मू गांव में ये सिसकियां किसी एक घर की कहानी नहीं है, बल्कि एक एक करके इस गांव के ज्यादातर घरों के पुरुष कर्ज के बोझ तले आत्महत्या कर चुके हैं। ये रंजीत सिंह का परिवार है जिन्होंने किसानी के लिए कर्ज लिया था और बढ़ते बढ़ते वो कर्ज 11 लाख रुपए तक पहुंच गया। ऊपर से बेटे की बीमारी ने परिवार को तोड़कर रख दिया और रंजीत ने एक दिन अपने खेत में ही जाकर फांसी लगा ली। परिवार का कहना है कि खेती करने के तरीकों में आए बदलाव की वजह से रंजीत सिंह को अपनी फसल पर 2 से 3 गुना ज्यादा निवेश करना पड़ रहा था, यानी लागत ज्यादा थी और मुनाफा कम। ऐसे में कर्ज कम होने की बजाय बढ़ता गया। कैंसर की बीमारी से बहुत हाँ चक्या, कोई इलाज ना होया। उस बाद हालत बहुत खराब है। उस बाद मुंडे ने कदों खुदकुशी कर ली। उस बाद जी बड़ा बुरा हाल ही। खेती करते थे, असीं ठेके ते ले लेंदे, अद्धा किला आंदा सी। कर्जे दी मतलब कर्जा बड़ा सी, तो पैंदा तो कोई दिंदा नहीं थी कुछ। कुछ ही दूरी पर भम्मा गांव के किसान गुरप्यार सिंह के परिवार में भी अब कोई भी पुरुष नहीं बचा है। अब इस घर में सिर्फ गुरप्यार की पत्नी परमीज कौर और उनकी 2 बेटियां रहती हैं और अब अकेली परमीज इस कर्ज से भी छुटकारा पाना चाहती हैं और अपनी बेटियों के भविष्य को भी सुरक्षित करना चाहती हैं। उनके परिवार में अब एक भी ऐसा शख्स नहीं है जो परिवार के लालन पालन के लिए कुछ कर पाए। यहाँ पर सिर्फ औरतें हैं, मर्द कोई नहीं।
और अपना गुजर बसर वो बड़ी मुश्किल से कर रही हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। ਕਰਜ਼ਾ ਵੀਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਲਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਵੱਧ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਸਲਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ भी। माड़ा मोटा तक से वास्ते सरकार सहायता करेगा। हम यही कहना चाहेंगे कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए और हमारी पढ़ाई के लिए हमें पैसे की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है और हमारा घर भी नहीं है, हमारा घर पैना चाहिए। जब हम पंजाब में विधवाओं के गांव से ये रिपोर्टिंग कर रहे थे, तभी हमारी मुलाकात करमजीत कौर के परिवार से हुई। इस परिवार का किसान बेटा भी कर्ज की वजह से अपनी जान दे चुका है। फांसी लगाने वाले जसवीर सिंह युवा थे। उनकी आंखों में अपने और अपने परिवार के लिए कई सपने थे, लेकिन कर्ज के बोझ ने उनकी एक एक सांस को बोझिल कर दिया था। घर वाली डेथ हो गई कर्जे का। जसवीर सिंह जी ट्रैक्टर खरीदा सीगा जी, कर्जा बहुत ज्यादा सी। हाँ जी 10 ਲੱਖ रुपये ਮੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹ ਸਾਲੇ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਭਰੋ, नहीं ਅਸੀਂ ट्रैक्टर लेके जाने। ऐसा नहीं है कि किसानों की आत्महत्याओं को रोकने की कोशिशें नहीं हो रही हैं, लेकिन मदद के अभाव में ये काम बहुत आसान भी नहीं है। कर्जे वाले घर गेड़ा मारन लग जाना ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। पंजाब का मालवा अब किसानों की आत्महत्या के लिए पूरे देश में बदनाम हो रहा है। मानसा के कोटधर्मू गांव में 4000 वोटर्स रहते हैं, लेकिन इनके बीच करीब 20 से 25 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। आरोप ये भी है कि कई बार किसानों को कपास जैसी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम कीमत पर बेचने पर मजबूर किया जाता है। इसके अलावा मौसम की मार और लचर सरकारी व्यवस्थाएं कई बार किसानों के लिए आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ती। कारण ये होता है, एक फसल 6 महीने बाद आती है, ठीक है जी। 6 महीने क्या वो मेहनत करता है, 6 महीने के बाद क्या उसकी फसल खराब हो जाती है, तो किसान के पास रह के जाता है जी। वही उसने खाना है जी, वहीं से उसने अपना घर चलाना है, वहीं से अपना उसने उधार देना है, वहीं से किस्तें भरनी है। आत्महत्या करने वाले किसानों को मुआवजा देने के लिए भी कई योजनाएं बनाई गई, लेकिन ज्यादातर योजनाएं कागजों के नीचे नहीं उतर पाती। किसान ਜਾਂ जो खेत मजदूर आ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਡ ਸਬੂਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਪਰ ਨੋਟ ਲਿਖ ਲਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋर्ट ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋर्ट ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬੰਦੇ ਦਾ पोस्टमार्टम होना जरूरी है। भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन भारत के किसान किस तरह से कर्ज के बोझ की वजह से अपनी जान दे रहे हैं, उसे देखकर लगता नहीं है कि हमारे देश के सिस्टम और राजनीतिक पार्टियों ने किसानों को कभी वोट से ज्यादा कुछ समझा है। कभी पंजाब का किसान खुशहाल था, हर जगह खुशहाली थी, लेकिन अब ये सूनी गलियां सारे मंजर को बयां करती हैं। पंजाब में अब हाल हकीकत ऐसी है कि किसान लगातार खुदकुशी कर रहे हैं और अपने पीछे पूरा का पूरा परिवार छोड़ गए हैं। बड़े बड़े दावे करने वाली पंजाब सरकार भी उनकी सुध लेने नहीं आ रही। वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप के साथ अमित भारद्वाज, जी न्यूज पंजाब। आपको याद होगा कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी जिसका नाम था उड़ता पंजाब, जिसमें बताया गया था कि पंजाब में जो ड्रग्स की समस्या है उससे कैसे पंजाब के युवा लगातार घिरे हुए हैं, और इसमें इस विषय को हाईलाइट किया गया था। लेकिन उड़ता पंजाब के बाद अब ये जो कहानी हम आपको दिखा रहे हैं ये है सिसकता पंजाब, ये है मरता हुआ पंजाब। विधवाओं के गांवों से जिन परिवारों की कहानियां आज हमने आपको दिखाई हैं, उन्हें पेंशन के रूप में, क्या आप जानना चाहते हैं कि कितना पैसा मिलता है? अंदाजा लगाइए कितना पैसा मिलता होगा। इन्हें पेंशन के रूप में सिर्फ 700 रुपए मिलते हैं। 700 रुपए। मेट्रो शहरों में जो लोग रहते हैं वो 700 रुपए की एक बार में चाय या कॉफी पी लेते हैं और इन्हें 700 रुपए पेंशन मिलते हैं।
अब आप सोचिए इतने कम पैसों में इनके परिवारों का गुजारा कैसे चलता होगा। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या 48 करोड़ से ज्यादा है। 48 करोड़। इनमें से 11 करोड़ किसान हैं, 14 करोड़ मजदूर हैं और करोड़ों किसान दूसरे के खेत किराए पर लेकर खेती करते हैं, ऐसे भी लोग हैं। 2018 में जिन 10,000 किसानों ने आत्महत्या की थी, उनमें से 6,000 अपने खेतों पर काम करते थे, जबकि 4,000 कृषि मजदूर थे। आप में से बहुत सारे लोग अक्सर डीएनए देखते हुए रात का खाना भी खाते होंगे, डिनर करते होंगे। अगर आप इस समय भी खाना खा रहे हैं, अपना डिनर कर रहे हैं, तो आपको हमारी बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। इस समय जो भोजन आपको मिल रहा है वो किसान ने अपना पेट काटकर आपके लिए उगाया है। इन्हीं किसानों की वजह से आप अपने घर में अपना मनपसंद खाना खा रहे हैं। शायद भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश होगा जो देश के सबसे अमीर व्यक्ति को भी अनाज वाली सब्सिडी देता है। इसलिए अब समय आ गया है कि किसानों को हमारी सरकारें वोट बैंक मानना बंद करें और गंभीरता से उनकी समस्याओं का इलाज करें। एक साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे, सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार दिन भर जी न्यूज पर। एक साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार दिन भर जी न्यूज पर। क्या आपके कर्तव्य और आपके समर्पण को भी छुट्टी पर जाने का अधिकार हो सकता है? इस विश्लेषण का आधार भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली को मिली पैटर्निटी लीव है। पैटर्निटी लीव ऐसा अवकाश होता है जो किसी पुरुष को तब मिलता है जब वो पिता बनता है। लेकिन यहां हम एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि विराट कोहली ने कुछ भी गलत नहीं किया है और हम उनकी आलोचना बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। वो एक महान खिलाड़ी हैं और वो ये बात सबसे अच्छी तरह से समझते हैं और जानते हैं कि उन्हें अपने पेशे, अपने देश और अपने परिवार के बीच संतुलन कैसे बैठाना है। इस विश्लेषण की शुरुआत, इस विचार की शुरुआत हम 111 वर्ष पुरानी एक सच्ची कहानी से करना चाहते हैं।
ये बात वर्ष 1909 की है, जब एक दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल बंबई की एक अदालत में वकील के रूप में एक मुकदमा लड़ रहे थे। उस दौरान उनकी पत्नी जावेर बा कैंसर से पीड़ित थी और जिस दिन मुकदमे की सुनवाई जिस समय चल रही थी, उसी दिन कैंसर के ऑपरेशन के दौरान उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। तब एक व्यक्ति ने यह सूचना एक कागज पर लिखकर सरदार पटेल को दी। उन्होंने अपनी पत्नी की मृत्यु की खबर को पढ़ा और कागज के उस टुकड़े को चुपचाप अपनी जेब में रख लिया और उन्होंने अदालत में अपनी बहस जारी रखी। उस बहस को बीच में रोका नहीं। उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल वो मुकदमा जीत गए और इसके बाद उन्होंने सबको अपनी पत्नी की मृत्यु की सूचना दी। यानी सरदार पटेल दुख के इस पल में भी अपने कर्तव्य और उसके प्रति अपने समर्पण के भाव को भूले नहीं और उन्होंने एक वकील के तौर पर अपने फर्ज को, अपने कर्तव्य को पहली प्राथमिकता दी। लेकिन 100 वर्षों में बहुत कुछ बदल चुका है। अब लोगों ने अपने कर्तव्यों और परिवार की जरूरतों के बीच संतुलन साधना सीख लिया है। उदाहरण के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने अपने पहले बच्चे के जन्म के दौरान अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ रहने का फैसला किया है और इसके लिए वो ऑस्ट्रेलिया में होने वाली टेस्ट सीरीज को बीच में ही छोड़कर भारत लौट आएंगे और अनुष्का के साथ उस समय रहेंगे। उन्हें रहना भी चाहिए। भारतीय क्रिकेट टीम इस महीने के अंत में ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए रवाना होगी, जहां पहले वनडे इंटरनेशनल मैचेस और फिर T20 मैच खेले जाएंगे और इसके बाद 17 दिसंबर से टेस्ट सीरीज की शुरुआत होगी। लेकिन विराट कोहली पहला टेस्ट मैच खेलने के बाद वापस अपनी पत्नी और परिवार के पास भारत लौट आएंगे और बीसीसीआई ने उनकी पैटर्निटी लीव को मंजूरी दे दी है, यानी उनकी छुट्टी सैंक्शन हो गई है। लेकिन आज से 14 वर्ष पहले वर्ष 2006 में विराट कोहली जब दिल्ली की रणजी ट्रॉफी में दिल्ली की टीम के लिए खेलते थे, तब उन्होंने खेल के प्रति समर्पण का जो भाव दिखाया था, उसके बारे में भी आज आप सबको पता होना चाहिए। यह बात है 9 दिसंबर 2006 की और तब दिल्ली की रणजी टीम का मुकाबला कर्नाटक की टीम के साथ चल रहा था। दिन की समाप्ति पर विराट कोहली 40 रन बनाकर नॉट आउट थे। दिल्ली की टीम पर फॉलो ऑन का खतरा मंडरा रहा था और उसी रात दिल का दौरा पड़ने से विराट कोहली के पिता की मृत्यु हो गई। तब सिर्फ 18 वर्ष के विराट कोहली ने सुबह सुबह अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और मैच पूरा करने के लिए वापस मैदान पर लौट आए। उन्होंने उस दिन 90 रन बनाए और अपनी टीम को फॉलो ऑन से बचा लिया। ये हैं विराट कोहली। लेकिन अब शायद दौर बदल चुका है। आम लोग और खिलाड़ी प्रोफेशनल हो गए हैं और सब ने अपने कर्तव्यों और परिवारों के बीच सामंजस्य बैठाना सीख लिया है। लेकिन एक जमाने में ऐसा हुआ नहीं करता था। इसे कुछ और क्रिकेटर्स के उदाहरण से समझने की कोशिश कीजिए। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर एलन बॉर्डर वर्ष 1986 में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में भारत के खिलाफ एक टेस्ट मैच खेल रहे थे। उनकी टीम मैच को किसी तरह से ड्रॉ कराने के लिए संघर्ष कर रही थी और इसी दौरान उनकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया। उस दौरान वो जानते थे कि उनकी बेटी का जन्म होने वाला है। एलन बॉर्डर इस पल के गवाह बनना चाहते थे, लेकिन वो उस समय भारत के खिलाफ अपनी टीम को जिताने की पूरी कोशिश कर रहे थे और मैदान में थे। और इसी दौरान उनकी बेटी का जन्म हुआ और तब एलन बॉर्डर को इसकी सूचना और इसकी बधाई स्कोर बोर्ड के जरिए दी गई और उस स्कोर बोर्ड की तस्वीर इस समय आप भी देख रहे हैं। स्कोर बोर्ड पर लिखा है, कांग्रेचुलेशंस ऑन द बर्थ ऑफ योर डॉटर निकोल, बॉर्न दिस आफ्टरनून। ये एलन बॉर्डर की बेटी जिस दिन पैदा हुई थी, उस दिन स्कोर बोर्ड इस तरह का था और ये स्कोर बोर्ड पढ़कर मैच खेल रहे एलन बॉर्डर को इस बात की जानकारी मिली थी कि उनकी बेटी पैदा हुई है। इसी तरह वर्ष 1976 में सुनील गावस्कर न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज खेल रहे थे और तभी उन्हें अपने पुत्र रोहन गावस्कर के जन्म की सूचना मिली। सुनील गावस्कर वापस भारत लौटना चाहते थे क्योंकि भारतीय टीम को जल्द ही अगली सीरीज वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलनी थी, लेकिन तब बीसीसीआई ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी और तब गावस्कर 2.5 महीने के बाद ही भारत लौट पाए और उन्होंने इस लंबे इंतजार के बाद पहली बार अपने बेटे रोहन का चेहरा 2.5 महीने के बाद देखा। आपको वर्ष 1999 में इंग्लैंड में हुआ क्रिकेट वर्ल्ड कप जरूर याद होगा, जिस दौरान सचिन तेंदुलकर के पिता की मृत्यु हो गई थी।
भारत इस वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला मैच हार चुका था। दूसरा मैच जिम्बाब्वे के साथ था, लेकिन इसी दौरान सचिन को अपने पिता की मृत्यु की खबर मिली। सचिन तेंदुलकर भारत लौट आए और टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना मैच हार गई। लेकिन अपनी टीम को मुश्किल में देखकर सचिन तेंदुलकर सिर्फ 4 दिनों में इंग्लैंड वापस लौट गए और उन्होंने केन्या के खिलाफ तीसरे मैच में 140 रन नॉट आउट की पारी खेली। इसी तरह वर्ष 2015 में जब भारत की टीम वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए ऑस्ट्रेलिया में वार्म अप मैच खेल रही थी, तब टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के घर बेटी का जन्म हुआ। खेल पर ध्यान लगाने के लिए तब धोनी ने अपने पास मोबाइल फोन नहीं रखा था। धोनी की पत्नी ने बेटी के जन्म की सूचना टीम के ही एक साथी खिलाड़ी और धोनी के दोस्त सुरेश रैना को दी और फिर रैना ने यह खुशखबरी महेंद्र सिंह धोनी को जाकर सुनाई। उस समय जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या वो इस समय भारत में नहीं रहना चाहते, तो धोनी ने कहा कि इस समय मैं राष्ट्र की सेवा कर रहा हूं, देश की सेवा कर रहा हूं और बाकी सब चीजें इंतजार कर सकती हैं। देश के लिए अपना कर्तव्य निभाने का अवसर सबको नहीं मिलता। इसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है और फिर पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाना होता है। क्रिकेटर्स और आम लोग भले ही इस फर्ज को भूल जाएं, लेकिन देश के सैनिकों को अपना कर्तव्य अच्छी तरह से हर समय 24 घंटे याद रहता है। ऐसे ही एक सैनिक थे सुबोध घोष, जो इसी महीने की 13 तारीख को LOC पर पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलाबारी में शहीद हो गए थे। शहीद सुबोध की उम्र सिर्फ 24 साल थी और ड्यूटी पर तैनाती के दौरान ही उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ। वो पिछले 3 महीने से अपनी नवजात बेटी का चेहरा देखने का इंतजार कर रहे थे और वो अपनी बेटी के अन्नप्राशन में आने की तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही वो शहीद हो गए, यानी मरने से पहले एक बार भी अपनी बेटी को देख नहीं पाए। इसी तरह 16 बिहार रेजिमेंट के सिपाही कुंदर कुमार 15 जून को गलवान घाटी में चीन के सैनिकों के साथ हुई लड़ाई में शहीद हो गए थे। शहादत से 17 दिन पहले ही उनकी पत्नी ने भी एक बेटी को जन्म दिया था, लेकिन अपना कर्तव्य निभाते हुए एक पिता ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और देश की सेवा को सबसे ऊपर रखा, सबसे आगे रखा और ये भी अपनी पुत्री से मिल नहीं पाए। वर्ष 2019 में पुलवामा आतंकवादी हमले में शहीद हुए CRPF के कांस्टेबल रतन कुमार ठाकुर की पत्नी भी उस समय गर्भवती थी और रतन कुमार ठाकुर अपनी पत्नी के पास पहुंचना चाहते थे, लेकिन उन्होंने भी देश के प्रति अपने कर्तव्य को सर्वोपरि माना और देश के लिए बलिदान दे दिया। विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा भी उनके जितनी ही बड़ी स्टार हैं। जाहिर है मां बनने के लिए उन्होंने भी अपने काम से बहुत समझौता किया होगा और विराट कोहली की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस दौरान अपनी पत्नी के साथ रहें। लेकिन यहां क्या हम ये बात सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विराट कोहली की पत्नी भी बहुत बड़ी स्टार है? तो फिर उन पत्नियों का क्या जिनके पति बहुत बड़े स्टार हैं और वो बड़ी स्टार नहीं है? और या फिर उन लोगों का क्या जिनके पति बड़े स्टार नहीं हैं और जिनके पति अपनी जिम्मेदारी समझते भी नहीं हैं? लेकिन दुनिया इस मामले में अब बहुत तेजी से बदल रही है और अब पति भी अपनी जिम्मेदारी समझने लगे हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका की नई उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के पति पेशे से वकील हैं, जिनका नाम है डगलस क्रेग एमहॉफ। डगलस ने यह तय किया कि वो इस दौरान अपनी पत्नी कमला हैरिस की उनके कामकाज में मदद करेंगे और साथ साथ घर भी संभालेंगे। यानी जो काम एक जमाने में पत्नी किया करती थी, जब पति कोई बहुत बड़े पद पर बैठा होता था, वही काम कमला हैरिस के पति करेंगे। भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते थे कि अगर आप अपने कर्तव्य यानी अपनी ड्यूटी को सैल्यूट करते हैं तो आपको कभी किसी और को सैल्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैटर्निटी लीव पर जाना, अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाना या खुशी के मौके पर सबके साथ मौजूद रहना कहीं से भी गलत नहीं है, लेकिन जब आप देश के लिए अपना कोई फर्ज निभा रहे होते हैं तो बस ये याद रखने की जरूरत होती है कि आपको जो सम्मान और प्रतिष्ठा मिल रही है वो इस देश की वजह से ही मिल रही है। इसलिए मिल रही है क्योंकि आप देश के लिए खेल रहे हैं और देश के करोड़ों लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, आपको समर्थन दे रहे हैं। टीम इंडिया की जर्सी पहनना हर खिलाड़ी का सपना होता है। सीमा पर जाकर देश के लिए लड़ने की इच्छा हर सैनिक रखता है। एक पत्रकार का भी सपना होता है कि जब देश या दुनिया में कोई बड़ी घटना हो रही हो, जहां इतिहास रचा जा रहा हो, तो वो वहां मौजूद रहे और उसकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचाए।
एक डॉक्टर भी संकट के दौर में देशवासियों की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है और आपने देखा होगा कोरोना संकट के इस दौर में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो चिकित्सा के पेशे से जुड़े हुए हैं और महीनों से अपने घर नहीं गए हैं। इस दौरान बहुत सारे लोग अपने परिवार से दूर रहे हैं। इस दौरान बहुत सारे लोगों के बच्चों ने जन्म भी लिया होगा, उनके परिवारों को उनकी बहुत जरूरत भी रही होगी, लेकिन ये लोग बहुत निष्ठा के साथ, बहादुरी के साथ अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि देश के साथ आपका नाम जुड़ने से आपको खुशी मिलती है और इसके बदले में देशवासी भी आपको पूरा प्यार और सम्मान देते हैं। एक साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। अब हम आपको उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक गांव में लेकर चलते हैं जिसका नाम है तिगरी गांव। यहां बेटियों को सम्मान देने के लिए एक बहुत शानदार मुहिम शुरू की गई है। आप जब ये कहानी आज देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। इस गांव के घरों के बाहर लगने वाली नेम प्लेट्स में अब घर के बेटों की जगह बेटियों के नाम लिखे जा रहे हैं। यानी अब इस गांव में बेटियों को घर के मुखिया का दर्जा दिया जाने लगा है। ये बहुत बड़ा बदलाव है और आपको ये बदलाव देखकर बहुत खुशी होगी। और कहते हैं कि हर बड़ा बदलाव अपने घर से शुरू होता है, अपने मोहल्ले से शुरू होता है, अपने गांव से शुरू होता है। अब इस बदलाव को देखिए। सामाजिक बदलाव की उम्मीद जहां से बहुत कम होती है, वहीं पर बदलाव के बीज बोए जाते हैं। ये तस्वीरें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के तिगरी गांव की है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ नारे से एक कदम आगे बढ़कर ये गांव बेटियों को बड़ी पहचान दे रहा है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का तिगरी गांव सबसे बड़े सामाजिक बदलाव की ओर आगे बढ़ चुका है। तिगरी गांव के घर के बाहर की नेम प्लेट अब बेटियों के नाम पर लगाई जा रही है। यानी बेटे और बेटी के बीच यह गांव फर्क मिटा रहा है। अब बेटों का कॉपीराइट घर के बाहर नाम पर नहीं होगा, बल्कि बेटियां अब आपको इस गांव में एक नई पहचान के साथ दिखाई देंगी। ये गुलफशा और मुस्कान के मकान हैं। गांव में इनकी पहचान अभी तक अपने अब्बा और भाईजान के नाम पर होती थी, लेकिन नई नेम प्लेट ने इन बच्चियों के अरमानों को नई उड़ान दी है।
उन्हें वो आत्मविश्वास दिया जिससे वो घर की चारदीवारी से निकल वो जीवन में कुछ बड़ा करने के सपने देख रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे नाम पर भी नेम प्लेट लगाई जा रही है और हमारे समाज में हमें स्थान दिया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है कि हमारे नाम पर हमारी घर की नेम प्लेट लग रही है। इससे पहले कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। और पहले लड़कियों को निश्चित तरीके से देखा जाता था, उन्हें कोई पढ़ाता नहीं था, घर की चारदीवारी बंद करके रखा जाता था। हमारे पापा बहुत अच्छे है कि उन्होंने हमारे हमें घर से चारदीवारी से बाहर निकाल कर हमें स्कूल के लिए भेजा। लड़की के नाम से भी अपना जाना जाएगा। हाँ, सब जगह पता लग जाएगा भाई लड़की का नाम भी होना चाहिए। हाँ, बच्ची पढ़ लिख रही, पढ़ा रही ना, आगे न जानकारी होगी, मरने जीने के बारे में सब कुछ जानकारी होगी। तिगरी गांव में हिंदू और मुसलमानों की आबादी लगभग बराबर है। दोनों धर्म के लोग बेटियों का हक दिलाने के लिए बराबरी से जुटे हुए हैं। गांव की बेटियां भी दरवाजे पर अपनी नाम की नेम प्लेट वाली मोहर पर नाज कर रही हैं। बहुत अच्छा लगेगा। पहले घर वालों के नाम से जाना जाता था और अब मेरे नाम से जाना जाता है। लड़कियों को मिल रहा है ये सम्मान, मुझे बहुत अच्छा लगा। हर क्षेत्र में लड़कों को आगे माना जाता है, लेकिन अब अधिकतर हर क्षेत्र में लड़की आगे है। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। जो माँ बाप अपने बेटा और बेटी में भेदभाव करते हैं वो भेदभाव नहीं करेंगे और बेटी को बाहर पढ़ने या कहीं पे जाने के लिए रोक टोक नहीं करेंगे और इससे एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा हमारे समाज के लिए। तिगरी गांव के लोगों की सोच में बदलाव का ऐसा जुनून है कि किसी ने अपनी 4 महीने की बेटी के नाम की नेम प्लेट लगवा दी है तो कोई अगली दुकान बेटी के नाम पर खोलने को तैयार है। हालांकि अभी भी यहां पर दुकानों पर आपको वही नाम मिलेंगे जो आपको हर शहर और कस्बों में नजर आते हैं। जो लड़के में भेदभाव और लड़की में भेदभाव करते हैं वो करते रहो, लेकिन हम नहीं करते। हम तो जो हमारे लिए लड़का है वही लड़की है, ऐसा ही लड़का है ऐसी ही लड़की। हम जितना ही अपनी लड़की को पढ़ाएंगे उतना ही हम लड़के को पढ़ाते। देखिए, ये अक्षय है, मात्र 4 महीने की ये बेटी है और आप अब इसके नाम पर ये एक नई पहचान बन रही है। इसके नाम पर इसके घर को जाना जाए। अब किस नाम से आपके घर का पता पूछ कर आएंगे? देवर्षि के नाम से और हमारे घर के बच्चों के नाम से। हमारे घर के सब बच्चे इक्वल है। हमारे 2 बच्चे यहाँ पे नहीं रहते, बड़े भैया के बच्चे, उसके नाम से, छोटे बेटे के नाम से दुकान पे है और सब हम चाहते हैं कि दुकान छोटे बेटे के नाम से हो और घर का नाम देवर्षि के नाम से हो। कीर्तिमान ट्रेडर्स, ये दुकान का नाम परिवार के एक बेटे के नाम पर रखा गया है और इसी परंपरा को खत्म करने की शुरुआत मुजफ्फरनगर का यह गांव कर रहा है। बेटे का नाम तो आपने बहुत ही अच्छे तरह से रख दिया, दुकान बेटी के नाम पर नहीं सोचा कि दुकान का नाम रखा जाए? वो सबसे छोटा है, वो इसलिए रख दिया था। सबसे छोटे का नाम ज्यादा, और आदमी छोटे बच्चे का ज्यादा लाड़ चाव करता है ना। किसी समाज में बदलाव में बुजुर्गों की बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में आपको इस गांव की बुजुर्ग महिलाओं के बेटियों के बारे में विचार जरूर सुनने चाहिए। लड़का एक बार को धोखा दे जाए, लड़की नहीं देती। लड़की की खुशी होनी चाहिए। लड़की की जितनी हमें खुशी है इतनी लड़के की नहीं है। अब तो आपके गांव में नाम लगाए जा रहे हैं लड़कियों के नाम से, घर के नाम। घर के नाम हाँ तो बढ़िया लगाए जा रहे, तो जो लड़कियों को देना वो लड़कियों को क्यों ना दिया जाए। मुजफ्फरनगर के तिगरी गांव में अब अगर आप कोई चिट्ठी भेजेंगे, कोई संदेश भेजना चाहते हैं या फिर आप यहाँ पर कोई कोरियर भेजना चाहते हैं तो आप एक बार फोन करके दोबारा कंफर्म कर लीजिएगा कि किसके नाम से भेजना है, क्योंकि अब यहाँ पर बेटों के नाम से, घर के जो पुरुष हैं उनके नाम से घर की पहचान नहीं है, बल्कि घर की बेटियों के नाम से तिगरी गांव के घर जाने जाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये क्षेत्र हमेशा खाप पंचायतों के फरमानों के लिए मशहूर रहा। ऐसे में ये बदलाव कहां से आया, हमने ये भी जानने की कोशिश की। ये एक्चुअली वेस्टर्न यूपी पैट्रियार्कल सोसाइटी है। मेल इज द हेड एवरीवेयर एंड इसमें ये है कि दे हैव बायस टुवर्ड्स अ बॉय। मतलब जो भी है इनका फैमिली से जो भी डिस्कशन होता है उसको इवन बचपन से भी हम देख रहे हैं, इवन एज अ चाइल्ड बच्चों का जो उनको सिखाते हैं और बच्चियों को कैसे, देयर इज सो मच डिफरेंस। तो ये वाला स्पेशली मुजफ्फरनगर में इट इज वेरी प्रोमिनेंट। तो we thought we will start trying something because social change is very important. 21वीं सदी में बेटियां बेटों से हर मायने में आगे निकल रही हैं और सामाजिक बदलाव के मामले में मुजफ्फरनगर के कई गांव बड़े बड़े महानगरों की सोच से आगे निकल रहे हैं। मुजफ्फरनगर इस मुहिम से पुरानी परंपराओं को तोड़ते हुए अपनी एक नई पहचान बना रहा है।
पहचान इस बात की कि बेटे और बेटी के बीच कोई फर्क नहीं होगा। बेटियां भी बेटों के बराबर आगे बढ़ सकेंगी। और मुजफ्फरनगर का यह मॉडल पूरे देश के लिए एक मिसाल हो सकता है कि अगर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे को चरितार्थ करना है तो मुजफ्फरनगर से सीखा जा सकता है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, मुजफ्फरनगर। ये रिपोर्ट देखकर आप समझ गए होंगे कि असली बदलाव सिर्फ मीडिया के कैमरों के सामने नहीं होते, बल्कि असली बदलावों की शुरुआत वहां होती है जहां के लोग सच में खुद को बदलना चाहते हैं। एक साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी